नमस्कार, मैं अपूर्वानंद। वायर के दर्शक जानते हैं कि महीने में 1 या 2 बार हम यानी मैं और सिद्धार्थ वरदराजन जो वायर के संस्थापक संपादकों में से एक हैं, बातचीत करते हैं और यह बातचीत उस वक्त के ऐसे विषय पर होती है जिस पर चर्चा हो रही होती है और जिसे समझने की कोशिश हम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो एक विषय सबसे ज़्यादा चर्चा में है वह है बीबीसी द्वारा बनाई गई एक फ़िल्म जो 2 खंडों में है, 2 हिस्सों में है और उसका दूसरा हिस्सा परसों जारी हुआ और उसका पहला हिस्सा कुछ दिन पहले जारी हुआ था। ये दोनों हिस्से मिलकर जिस बात की पड़ताल कर रहे हैं वह है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के मुसलमानों का रिश्ता। और उसकी शुरुआत उन्होंने 2002 से की है। 2002 की याद हम में से ज़्यादातर लोगों को है और वह साल या वह तारीख़ इसलिए हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत अहम है कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों का एक जनसंहार हुआ था और वह जनसंहार सिर्फ 3 दिन नहीं चला। जो गुजरात गए थे, जिन्होंने गुजरात को बहुत गौर से देखा उस वक्त, वो जानते हैं कि वह एक तरह का धारावाहिक जनसंहार था और उसने गुजरात को पूरी तरह से बदल दिया। गुजरात के सामाजिक रिश्तों को बदल दिया, गुजरात की राजनीति को बदल दिया और पहली बार एक ढीठ हिंदुत्ववादी राजनीति न सिर्फ गुजरात पर कायम हुई बल्कि धीरे धीरे उसने हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। उसका असर 2002 के बाद यानी कोई 12 साल बाद दिखलाई पड़ा, जब 2014 को भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत लेकर सत्ता में आई और 2019 में उसने उस बहुमत को बढ़ाया। यह पहली बार हुआ, जैसा भारतीय जनतंत्र को देखने वालों ने समझा, कि भारत में संघीय सरकार में कोई एक ऐसा दल आए जो यह कहे कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के समर्थन की उसको आवश्यकता नहीं है। और यह भी पहली बार हुआ कि जो 2019 के चुनाव नतीजों के बाद हमें मालूम पड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने पार्टी के सांसदों और नेताओं को संबोधित करते हुए कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भी धर्मनिरपेक्षता शब्द का उच्चारण न कर सके। तो इसका मतलब यह है कि 2002 में जो हुआ उसका नतीजा हमें पूरे भारत में 2014, 2019 और उसके बाद दिखलाई पड़ा। इस बीच क्या हो रहा था, इस पूरे दौर का क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म को लेकर, इस फिल्म के बारे में, यानी जो पहला खंड आया उसके बाद जो भी भारत के पत्रकार थे और या मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज़ नहीं थी और वह थी यह जानकारी कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने गुजरात में जो हिंसा हुई उसकी अपने स्तर पर जांच की थी और वह जांच रिपोर्ट गोपनीय थी, जो बीबीसी के हाथ लगी और उसने उसके बाद इस फिल्म को बनाने का निश्चय किया। और उस रिपोर्ट का जिक्र भी इसमें है, जो बाद में कारवान ने अविकल रूप से प्रकाशित की और फिर वायर में भी वह रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के द्वारा, राजनयिकों के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। तो वह एक नई चीज़ इसमें है। लेकिन सिद्धार्थ, 2002 के गुजरात को आपने बहुत ध्यान से देखा था। आपने एक किताब भी संपादित की 2002 में जो हिंसा हुई गुजरात में, उस हिंसा पर। आपने इस फिल्म के दोनों हिस्सों को देखा है। इस फिल्म को लेकर जो भारत सरकार की नाराज़गी है, यानी उसने ट्विटर को कहा, यूट्यूब को कहा कि आप इसके लिंक हटा लें, और उसके बाद खुद भारत सरकार के अलग अलग जो अधिकारी हैं, या उनको अधिकारी ना भी कहें क्योंकि छात्रों ने जेएनयू में इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की, जामिया में कोशिश की, मैं सुन रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में की, और वहाँ के कुलपति खुद इस फिल्म को नहीं दिखाने दे रहे हैं। तो
आपने उस हिंसा को बहुत गौर से देखा और हम में से ज़्यादातर लोग बार बार उसके बाद जाते रहे। इस फिल्म को देखते हुए आपको उसकी याद आई होगी, और इस फिल्म की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? मैं समझता हूँ, सबसे पहले मैं नाजरीन को ये स्पष्ट कर दूँ, दर्शकों को मैं साफ बतला दूँ कि फिल्म की सीरीज़ जो है उसके दूसरे पार्ट में मैं भी शामिल हूँ, कुछ मेरे बाइट उसमें हैं। इसकी फिल्मिंग हुई थी 1.5 साल पहले तकरीबन, और मैं खुश हूँ कि मेरे विचार इस फिल्म में शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सीरीज़ है बीबीसी की 2 पार्ट सीरीज़, ये एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन करता है। और इसकी अहमियत ये है कि जिस कहानी को नहीं, मतलब किसी को भूलना नहीं चाहिए, और ये मैं सिर्फ आप और हम नहीं कह रहे, इस बात को गुजरात के असेंबली इलेक्शन के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उठाया कि अगर 2002 वाकई में एक इतिहास का हिस्सा हो गया है, उसको भुला देना चाहिए। एक लाश को हम गाड़ के क्यों निकाल रहे हैं, मतलब ये सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि भाई ये गई गुजरी बातें हैं, आप घाव पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं। बीबीसी ये काम कर रहा है, लेकिन बीबीसी से पहले तो गृह मंत्री महोदय खुद चुनाव के दौरान एक जनसमूह में 2002 का जिक्र करते हैं। न सिर्फ जिक्र करते हैं, वो एक तरह से एक बड़े नाज के साथ, फख्र के साथ कहते हैं कि भाई हमने एक सबक सिखाया लोगों को, जो फसादी हैं, जो दंगाई हैं। और दंगाई कौन होते हैं, फसादी कौन होते हैं, इनका जो अपना डिस्कोर्स है, इशारा तो सीधे तौर पे गुजरात के मुसलमानों पे था और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इतिहास को, 20 साल पुरानी इतिहास को, जिस पे हमको बताया जा रहा है कि कोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया, अगर कोर्ट ने बंद कर दिया तो अमित शाह ने इस सवाल को क्यों उठाया? और अगर अमित शाह साहब उस सवाल को उठाएंगे तो क्या किसी और को हक नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि ये इतिहास एक ज़रूरी इतिहास है हिंदुस्तान का, जानना समझना बहुत, मतलब कि ये भुला देने वाली बात नहीं है। स्पेशली बिकॉज अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है बैक स्टोरी, कि आज अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई घटना घट रही है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये क्यों हो रहा है, महज एक इत्तेफाक थोड़ी है। इसकी एक प्रोसेस है, इसका सिस्टम है। और बीबीसी ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि दुनिया भर में ये बात मशहूर हो गया है, और बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, ख़ास तौर पे जो मुसलमान हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। उन पे तरह तरह के हमले होते हैं। सरकारी और जो रूलिंग पार्टी की ओर से जो जिस किस्म की बयान सुनने में मिलता है, बेहद इररिस्पॉन्सिबल, ख़तरनाक, थ्रेटनिंग जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, ये हकीकत है आज का। और दुनिया अगर इस बात को समझना चाहती है कि हिंदुस्तान में ये सब क्यों हो रहा है, क्या ये जायज़ नहीं कि आप इसकी बैक स्टोरी देखें कि अगर ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखरेख में हो रहा है तो मोदी साहब कौन है? मोदी साहब का परिचय नहीं देना ज़रूरी नहीं है क्या कि भाई दिल्ली आने से पहले गुजरात में थे, गुजरात में क्या काम किया उन्होंने? और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही संतुलित तरीके से, बल्कि मेरा मानना है कि जिस तरह से बीबीसी ने पेश किया, फॉर एग्जाम्पल जो पहला क्रम था उसका, उसमें तो बीजेपी के एक्स एमपी स्वपन दास गुप्ता को आखिरी वाक्य बोलने का मौका मिला। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ही हैज़ द लास्ट वर्ड। तो इसको जो जर्नलिस्टिक बैलेंस समझा जाता है, उसके अनुकूल जो है इसको बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो कहानी जो आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी नहीं जानती, उस कहानी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाती है।
कुछ फुटेज है जो शायद पहली दफ़ा आप देख रहे हैं, जैसे कि गुलबर्ग सोसाइटी में नरसंहार के बाद जब पुलिस कर्मी पहुंचते हैं तो बीबीसी की रिपोर्टर वहाँ पे है और वो ऑन द स्पॉट पुलिस वाले से इंटरव्यू लेती है, तो वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। वो संभवतः पीसी पांडे या पता नहीं पांडे नहीं थे, कोई और थे, कोई और। और मोदी के कुछ इंटरव्यूज जो पहले हमने नहीं देखा। खास तौर पे वो खतरनाक उनका बयान कि भाई मीडिया को हैंडल ठीक से नहीं किया। ये मैं हो सकता है कि उन दिनों चला हो टीवी पे, लेकिन मैंने देखा नहीं। तो वो जो पुरानी कहानी है उसको अच्छी तरीके से बताती है बीबीसी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की जिस तरह से आपने उन इवेंट्स को आज के मौजूदा हालात से जोड़ा, और वो एक बड़ा वाजिब एक आपका काम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की भारत को समझने के लिए आपको पिछले 20 साल के इतिहास को देखना ही पड़ेगा, मोदी का अपना इतिहास देखना पड़ेगा, मोदी की अपनी पॉलिसी देखनी पड़ेगी। और ये गलत बात है जिस तरह से कुछ अननेम्ड ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई। सुप्रीम कोर्ट की कहाँ सी तौहीन हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जो था, वो फिल्म में दिखाया गया है, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हर एंगल से अगर देखा जाए ये एक बहुत ज़रूरी फिल्म। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान के किसी मीडिया हाउस ने नहीं बनाया, और न सिर्फ नहीं बनाया लेकिन एक तरह से, क्योंकि मैं कवरेज देख रहा हूँ इसका खासतौर पे बैन के बाद, शायद ही कोई ऐसा चैनल है जो एक प्रॉपर डिस्कशन इस पे कर रहा हो। और प्रॉपर से मतलब यही कि भाई दो पक्ष हों। कुछ चैनल्स में 4-5 ऐसे गेस्ट हैं जो सीधे तौर पे सरकार का पक्ष ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन मीडिया पे भी ये कमेंट्री है, भारत सरकार पे तो है ही, मोदी पे है ही। और लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई ये फिल्म नहीं बननी चाहिए थी या इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि इसका रेलेवेंस मोदी साहब ने खुद ये ज़मीन तैयार किया है। क्योंकि आज अगर मोदी साहब वाकई 2002 के दंगों को भुलाना चाहते थे, तो उनको किसने कहा कि आप इस किस्म की हुकूमत चलाएं जहाँ पे आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं? अगर वाकई, चलिए उन्होंने कभी कबूल नहीं किया, कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी सॉरी नहीं बोला, लेकिन अगर वो सही मायने में मानते कि भाई जो हुआ गलत हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए, तो आप 9 साल से सरकार में हैं, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ तो कुछ और हैं। तो ये आपका किया हुआ काम है जिसकी वजह से लोग 2002 को कभी भूलेंगे नहीं, और इस पे और रिसर्च होगा, इस पे और काम होगा। क्योंकि कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि गुजरात का सच्चाई जो है, कि जो सच्चाई है पूरी तरह से निकल के आ गया, सामने आई। बिल्कुल, बिल्कुल। यह बात जो कही जाती है कि अदालत ने आखिरी फैसला दे दिया, और ये बात समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारिता का काम क्या है। पत्रकारिता का काम संभवतः राष्ट्र की सेवा करना नहीं है, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि वह राष्ट्र की सेवा करती है और उसको न्यायपालिका के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए। जाहिर है कि आप जब एक राज्य में हैं तो उसके कानून से बंधे हुए हैं और न्यायपालिका के फैसलों से भी बंधे हुए हैं, लेकिन न्यायपालिका के फैसले की जांच करना भी शायद पत्रकारिता का काम है। और वह इससे बाध्य नहीं हो जाती है कि चूंकि न्यायपालिका ने यह बात कह दी तो अब इस पर आगे कोई बात नहीं होगी। सबसे अचरज की बात यह है कि ये दावा वही लोग कर रहे हैं, इल्ज़ाम वही लोग लगा रहे हैं मीडिया पे, बीबीसी पे, जो खुद रोज़ाना हमला कर रहे हैं। अब किरण रिजिजू जो इस देश के कानून मतलब लॉ मिनिस्टर है, वो जो है हर रोज़ जुडिशरी पे अटैक उनका चलता है। धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके बयान आते रहते हैं। और 1-2 साल पहले जाइए, सुप्रीम कोर्ट का सबरीमलई वाला जो फैसला था, भाजपा का रिएक्शन क्या था? हालांकि वो भी एक फैसला था, आपको मान लेना चाहिए था अगर ये आपका मौक़िफ़ है, ये आपका स्टैंड है। मैं नहीं मानता हूँ कि डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बीजेपी भी अपनी जगह में ठीक है। अगर आपको सबरीमलई वाले फैसले से इतराज़ है तो आप बोलिए, लेख लिखिए, प्रोग्राम बनाइए,
और कोर्ट या जज नहीं कहता कि आप मत करो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिर्फ तभी लागू होगा अगर आप किसी जज पे मोटिव इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपने फलाने फलाने वजह, इसकी वजह से आप, या किसी मोटिव की वजह से आपने ये फैसला सुनाया। लेकिन आलोचना, तनकीद, ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। और ये तो मतलब कि, और ऐसा नहीं है कि बीबीसी प्रोग्राम बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के गुजरात फैसले पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। आप और हम खुद बैठ के हमने भरपूर आलोचना की, खास तौर पे उन सेक्शंस का जहाँ पे, जिसकी वजह से तीसरा सतलवाद और आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट पे एक फर्जी मुकदमा चलाया गया और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो अगर भारत में बैठ के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आलोचना कर सकते हैं, तो बीबीसी क्यों नहीं कर सकता? हालांकि मतलब अगर आप उस कार्यक्रम को देखें, बीबीसी आलोचना नहीं कर रहा है कोर्ट, वो यही कह रहा है कि इस फैसले ने इस सवाल को ख़त्म नहीं किया है, अभी भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हरिन पंड्या का केस है, आज तक जो है, जो लॉ ऑफ फिज़िक्स है कि भाई अगर गाड़ी की शीशी का ओपनिंग इतना है और आदमी मारुति 800 में बैठा हुआ है, तो शूटर ऐसे अपना उस खिड़की से अपना बंदूक अगर डाल दे, तो हरिन पंड्या के जो है शर्मगाहों पे कैसे गोली लग सकती थी नीचे से? ऐसा असंभव है, फिजिक्स का कोई भी विद्यार्थी आपको बता दे। इसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पुलिस की, सीबीआई की थियरी ठीक है। तो आलोचना क्यों नहीं हो, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मतलब ये कहना कि ख़ास तौर पे उन लोगों से कि भाई जो दिन रात जुडिशरी वाले सिस्टम, जिस तरह से जजेस का चयन होने वाला, आप खुद देख लीजिए कि कोलिजियम सिस्टम कोई दूध का धुला हुआ कोई बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है जो NJSC आज का जो सिस्टम है, कंपेयर टू अगर हम किरण रिजिजू या नरेंद्र मोदी या अमित शाह को वो अधिकार देते कि आप जजेस का चयन करें, या जिस तरह से रिजिजू कह रहे हैं कटाक्ष के उस पे अंदाज में कि ये जज जो हैं ये कभी इलेक्शन में खड़े नहीं होते। तो अमेरिका का मिसाल है जहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो चुन के आते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से उनकी लॉबिंग होती है। बिल्कुल, मतलब वो हिंदुस्तान के लिए उचित सिस्टम होगा? मेरे ख्याल में नहीं। तो मतलब ये जो मतलब एक तरह से, और अपूर्व सबसे बड़ी बात एज ए जर्नलिस्ट में ये कह सकता हूँ कि, और सबसे सस्पिशियस बात, कि सरकार ने आज तक औपचारिक अपने कारण नहीं बताए कि हमने इस फिल्म को बैन क्यों किया। किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने अपने नाम से कोई बयान नहीं जारी किया, कोई सर्कुलर भी नहीं है हमारे पास, कोई सर्कुलर नहीं है, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं है, और कोई मतलब जो रिमार्क्स अखबार में आए हैं, ये जो जुडिशरी वाली बात है, या एक और इल्ज़ाम है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम फसाद फैल सकते हैं, जो एकदम बेबुनियाद है, या ये कि नियो कॉलोनियल जो है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये कहा, बागची साहब ने, एक ही शख्स हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ ये जो आर्गुमेंट आगे बढ़ाया, लेकिन वो बैन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। बैन करने के लिए आपके जो कारण हैं, कोई तो इसको ओन करे। मैं चाहता हूं कि भाई मंत्री महोदय आके कहे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आईएनबी मिनिस्ट्री कहे, आईएनबी सेक्रेटरी कहे कि भाई इनके कारणों की वजह से, ताकि लोगों को पता तो चले, उस फैसले के साथ किसी का चेहरा तो जोड़ लें। लेकिन ये प्रतिबंधित भी है, और सरकार इसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेगी कि उसने प्रतिबंधित किया है। और यह तरीका है दरअसल इस सरकार के काम करने का कि बहुत सारी चीज़ें अनौपचारिक रूप से होती रहती हैं, और आप उसका औपचारिक सबूत मांगते रहते हैं, और तब आपको राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है। सिर्फ ये कह देना कि ये हुआ है, यही काफ़ी मान लिया जाता है। लेकिन एक और पक्ष इसका है, और जो ज़्यादा बड़ा पक्ष है, वह यह कि फिल्म, जैसा आपने कहा, कि दरअसल आज के बारे में है, कि आज का हिंदुस्तान जैसा है वैसा क्यों है, और वैसा क्यों है इसके लिए आपको एक बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी, जो बैक स्टोरी 2002 की है। तो
इस चीज़ को, यह जो मनोविज्ञान है जनता का, कि 2002 की हिंसा जिसको लेकर पहले इस तरह की हिंसा को लेकर एक संकोच हुआ करता था, एक शर्म हुआ करती थी, लेकिन उसको ढिठाई के साथ अपने तमगे में बदल दिया गया। और यह मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह जो ढिठाई के साथ तमगे में बदलना है, यह चीज़ आगे जारी रही। और एक और बात को भी समझने की ज़रूरत है कि 2002 के बाद भारत के पूंजीपति समुदाय ने इसकी आलोचना करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने अपने कदम पीछे खींच लिए और 2007 के बाद से नरेंद्र मोदी को भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में इस पूंजीपति समुदाय ने ही प्रस्तुत करना शुरू किया। तो ये जो पूरी यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अपूर्व, मुझे लगता है कि दंगे फसाद को एक तमगा, एक मेडल, एक बैज ऑफ ऑनर में कन्वर्ट करना, ये हमारे आंखों के सामने अमित शाह साहब ने किया, अभी किया। और इतना खुल के किया कि बहुत सारे लोग कल्पना नहीं कर सकते कि एक देश का गृहमंत्री कैसे ऐसी क्या ये क्या बात है ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी थोड़ा सा, मतलब ये एक शर्मिंदगी आज भी मुझे नज़र आता है। मतलब ये अभी भी शायद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि खुल के, एकदम खुल के वो बात उस तरह से नहीं रख सकते। जैसे कि हमने कहा कि भाई बैन वाला जो सवाल है, उस पर कोई उसको ओन अप नहीं कर रहा है, या आप देखें कि बिल्किस मामले में जिन कातिलों को रिमिशन दिया गया, उसके बारे में भी, हालांकि ये फैसला अल्टीमेटली यूनियन सरकार का है, गुजरात सरकार ने रिकमेंडेशन दिया और उसकी मंजूरी जो है गृह मंत्रालय से हुई। लेकिन उस बात को भी अमित शाह खुल के ओन अप नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि जो अभी तक जितना नीचे हम लोग गिर गए, जितना जो है पॉलिटिक्स का स्तर गिर गया, अभी और गिरने की गुंजाइश मुझे नजर आ रही है। वो दिन आएगा जब अमित शाह साहब या कोई और उस किस्म के जो अधिकारी हैं वो कहेंगे कि हाँ, बिल्किस बानो के कातिलों को मैंने आदेश दिया कि उनको छोड़ा जाए। उसका मतलब वो दिन आएगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि अभी भी लिहाज बचा, शायद उनके मन में थोड़ा सा डाउट है। आप तो लंबे अरसे से लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक तरह से एक रेड लाइन ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अगर खुल के अगर कोई ऐसा कह दे तो जैसे हमने देखा कि डावोस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना तय था। ऐलान कर दिया गया कि पहली दफ़ा इतिहास में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है डावोस जाने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। लेकिन पता चला कि वो गए नहीं। और क्यों नहीं गए, इसका जवाब जो है ना भारत सरकार देती है, ना उत्तर प्रदेश की सरकार। स्विट्जरलैंड वाले भी जो है वो इनकार करते हैं, हम नहीं बताएंगे। लेकिन इसका कारण जैसा एक ये बतलाया जा रहा है कि वहाँ कुछ लोगों ने मुकदमे की तैयारी की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक मुकदमा वहाँ पे दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ कि उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर को लेके और ये जो सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारे गए, उसको लेके था। और जैक स्ट्रॉ ने जिस तरह से करण थापर को इंटरव्यू दिया, और इससे पहले सत्यव्रत पाल ने भी जो इंडियन हाई कमीशन में थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत बड़ा एक फिक्र 2003 में ये था कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ यूके में केस हो सकता था। हुआ था, मतलब फाइनली जो है वो वारंट जारी नहीं हो सका और तकनीकी कारणों से जी। लेकिन यह खतरा था 2007 में, जैसा उन्होंने वायर वाला जो लेख है उसमें लिखा है कि उस वक्त यह चीज़ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पे ऐसी चीज़ें संभव है, हो रही है, चलिए इकोनॉमिक रीजंस की वजह से और जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन देशों के जो हुकूमतें हैं वो कदम नहीं उठाना चाहेंगी। लेकिन लीगल सिस्टम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं है ना। जुडिशरी यूके में या और मुल्कों में एक अच्छा खासा उनका इंडिपेंडेंस रहता है कुछ हद तक।
तो ये पूरी तरह से किसी फॉरेन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। चलो वीज़ा दे या ना दे ये उनका फैसला है, लेकिन उनका कोई शहरी किसी अमित शाह या मोदी या आदित्यनाथ पे केस डाल दे, इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मतलब इन जो हमारे नेता हैं इनको पीछे थोड़ी सी चेतावनी उनको लग रहा है कि भाई कुछ संयम के साथ हमको बात कहना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एक डॉग विस्लिंग जो कहते हैं अंग्रेजी में, या जो मतलब पता नहीं इसका हिंदी में अनुवाद कैसे कहेंगे, मतलब कि आप पर्यायवाची कूट भाषा में आप बात कर रहे हैं, या एक मतलब आप मुसलमान नहीं बोलेंगे, आप वर्ग विशेष बोल देंगे, आप दंगाई बोल देंगे, मतलब या आप एंक्रोचर बोल देंगे, या आप माफिया बोल देंगे, दीमक बोल देंगे। तो ये आप लफ्ज़ों का खिलवाड़ इस्तेमाल करते हैं और जनता आपकी समझ जाती है। और ना भी समझे तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में जाके कह देंगे भाई इसका मतलब ये था। तो अफसोस की बात यह है कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स का स्तर काफ़ी गिर चुका है और गिरने की संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2002 से लेके आज तक, आपने सवाल पूछा कि भाई जो उद्योगपतियों, वैसे जिन बिजनेसमैन ने आलोचना की थी उस टाइम में, जैसे आदि गोडरेज थे और राहुल बजाज थे और हमारी ये अनुआगा, शायद अभी भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, वो पीछे नहीं हटे। लेकिन अधिकांश जो बिजनेसमैन हैं वो तो समझते हैं कि भाई ये हमारे बिजनेस को खतरा पहुंचा, और आज के माहौल में बिल्कुल नहीं बात करेंगे इन चीज़ों पे। तो ये हकीकत है। और इस मतलब चलिए बिजनेसमैन की बात छोड़ दीजिए, मैं खुद हैरान हूँ कि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया, डॉक्यूमेंट्री में दो राय हो सकती, लेकिन जिस तरह से आईटी एक्ट को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को बैन कर दिया गया, इस पे तो खुल के डिबेट होना चाहिए। अखबारों ने तो संपादकीय लिखी है, लेकिन सब अखबारों ने नहीं, कुछ अखबारों ने किया है, पता नहीं हिंदी और अलग भाषाओं में क्या हुआ है। लेकिन टीवी चैनल्स में जो डिबेट होनी चाहिए कि भाई ये तो सेंसरशिप है पूरी तरह से, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसा हल्का भी कोई इम्प्लीकेशन इशारा नहीं, लेकिन आपने आईटी एक्ट को इन्वोक करके उसको बैन कर दिया। तो इस पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन मीडिया जो है पूरी तरह से इसको इग्नोर कर रहा है। एक आखिरी बात हमें यह करनी चाहिए जो दुनिया में की जाती रही है, ख़ासकर जो नाज़ी जर्मनी ने किया, यूरोप में हुआ, उसके बाद यहूदी ये बात करते रहे हैं कि कितने दिनों तक आप किसी चीज़ को याद रखेंगे। यह कहा जाता रहा है कि ऑशविट्ज़ दोबारा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऑशविट्ज़ को याद रखा जाए। एक समझ ये है कि हमें कुछ चीज़ें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जैसी सलाह बहुत सारे लोग दे रहे हैं। शशि थरूर ने भी कहा, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि अब यह बात तो आपने शुरू में भी कहा कि अब लोग आगे बढ़ चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लेख ही लिख दिया कि मेरा समुदाय आगे बढ़ना चाहता है और कुछ लोग पीछे खींचना चाहते हैं। तो यह जो याद रखना है, ये किसी समाज के बनने में, और आप क्या याद रखें और क्यों वह याद रखें, ये खुद आपकी नैतिकता के लिए इसको तय करना ज़रूरी है। मैं एक इज़राइली फ़िलासफ़र हैं मार्गरेट अविशाई, उनको पढ़ रहा था, जिन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें भूलनी चाहिए, क्योंकि भूलने से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो भूलना, समझौता कर लेना किसी चीज़ से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे आप और मैं, हम लोग 2002 के बाद कई बार गुजरात गए और हमने गुजरात को समझने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि वह बात एक घटना थी, हुआ और ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जैसे खंबाट से खबर आई, दूसरी जगह से खबर आती है कि गुजरात में एक धारावाहिक हिंसा मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही है, जो अब दिखलाई नहीं पड़ती है, क्योंकि अब कोई उसकी बात नहीं करता है। इस संदर्भ में आप इस याद दिलाने की कार्रवाई को, जो बीबीसी की फ़िल्म है या बाकी है,
इसको कैसे देखते हैं, और खुद इस याद रखने की बात को आप कैसे? जी, ये इशू बहुत दुरुस्त, मतलब बहुत सही सवाल है ये। और मेरा मानना है कि इसका संदर्भ न सिर्फ गुजरात से बल्कि सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया से इसका है, इन द फॉलोइंग वे कि हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दुखद, शर्मनाक, ख़तरनाक चीज़ें हुई हैं। जाहिर है कि उनको, उनके बारे में जानना सीखना ज़रूरी होता है, लेकिन हम सिर्फ ऑर्डिनरी मेमोरीज़ की बात नहीं कर रहे। जैसे आज हर कोई जानता है कि भाई इस्कंदर आया और पोरस के साथ लड़ाई हुई, लेकिन ये हमारे उस तरह से, शायद मे बी दिस इज़ नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशन का हिस्सा नहीं है, वो हिस्ट्री का हिस्सा है। कि डायनासोर्स थे, चले गए, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो अबाउट इट, लेकिन इतिहास का वो हिस्सा जिसकी परछाई आज भी आप पे पड़ती है, उसको आप कैसे भुला सकते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, क्योंकि याद, मेमोरी कहीं ना कहीं इंसाफ से भी जुड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के लोगों ने फैसला किया जब अपार्थाइड वहां पे खत्म हो गई, और अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जहां पे साउथ अफ्रीका की जो वाइट माइनॉरिटी है, और उसमें बहुत, शायद सैकड़ों, शायद लाखों की तादाद में लोग गुनाहों में मुलविस थे, इन्वॉल्व थे क्राइम्स में। क्या ये संभव है कि हर किसी क्राइम का आप पनिशमेंट देंगे? संभव है, उचित है? इस सवाल का जवाब साउथ अफ्रीका ने एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के दिया कि चलिए, हम ये नहीं मांग रहे कि हर किसी को सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं समाज को आगे भी बढ़ना है। लेकिन जो हुआ उसकी अकाउंटिंग तो होनी चाहिए, उसका एक रिकॉर्ड बनना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, ट्रूथ। और ट्रूथ के साथ, ट्रूथ अगर हो तो फिर रिकंसिलिएशन संभव हो जाता है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट जस्ट इनफ। व्हाट इज इनफ इज दैट साउथ अफ्रीका में वाइट माइनॉरिटी रूल खत्म हो चुका था, उसके बाद ये हुआ, और वो एक नेसेसरी कंडीशन था। अगर वाइट माइनॉरिटी रूल खत्म नहीं होता तो ना आपको ट्रूथ मिलता, ना रिकंसिलिएशन की कोई संभावना है। 2002 की जो समस्या वो ये है कि 2002 खुद एक पुराने इतिहास का एक हिस्सा है। अगर 1984 के दंगे नहीं होते तो शायद 2002 के दंगे भी नहीं होते। अगर 2002 नहीं होता तो शायद ये असम में जो हुआ था, मुजफ्फरनगर में जो हुआ और दिल्ली में जो हुआ पिछले साल, 2 साल पहले, ये संभव भी होते। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का रिलीजियस पोलराइजेशन का इस्तेमाल करना, पुलिस का रोल ब्लेटेंटली बेगुनाह लोगों को मारने में, जो फिरकाप्रस्त संगठन, जो सांप्रदायिक संगठन है, उनकी जो गतिविधियां हैं वो आज भी उतना रेलेवेंट है जितना कि 2002 में थे। तो हम 2002 को कैसे भूल जाएं? और अगर हम उस 2002 को भूल जाएं, जिस तरह से कुछ लोगों ने 1984 को भुलाने की कोशिश की, तो ये भूत जो है दोबारा आपके सर पे सवार होगा, कत्लेआम और होंगे, बेगुनाह लोग और मारे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि जो लोग कहते कि भाई, जैसे शशि थरूर ने ये तर्क उठाया कि भाई वी वांट टू मूव ऑन, यू कैन मूव ऑन इफ देयर इज जस्टिस, यू कैन मूव ऑन इफ देयर इज ट्रूथ, यू कैन मूव ऑन इफ द कंडीशंस हैव चेंज, ताकि जिन हालातों ने 2002 को पैदा किया वो हालात हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चले गए। लेकिन कौन ऐसा दावा कर सकता है? तो मैं समझता हूं कि याददाश्त एक बहुत एक पावरफुल, बहुत ताकतवर एक अस्त्र है इंसान के हाथों में कि वो इंसाफ के लिए लड़े। और मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को भूल जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो इंसाफ के दुश्मन है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो लोगों को खतरे के मुंह में ढकेल रहे हैं, क्योंकि जब तक एक अकाउंटिंग नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं है,
जब तक आप अंडरलाइन कंडीशंस को चेंज नहीं करते। हमेशा ये खतरा रहेगा कि गुजरात दोबारा से रचा जाए, दोहराया जाए। बिल्कुल। तो इस बातचीत को हम यहाँ स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इस ख्याल के साथ कि दुनिया में कहीं भी नाइंसाफ़ी हो, उस नाइंसाफ़ी पर बात करने का हक़ दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को है। हमें इसका हक़ है कि अफ़्रीका में जो हुआ उसकी पड़ताल हम करें, हालांकि हम हिंदुस्तानी हैं, और अमेरिका में जो हो रहा है या दूसरी जगहों पर जो हो रहा है उसकी हम पड़ताल करें। हम एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सदस्य हैं और इसलिए इसका हक़ हर किसी को है। हम सच की खोज को राष्ट्र राज्य की सीमाओं में बांध कर नहीं रख सकते और इसको राष्ट्रवाद की दुहाई देकर सच की तलाश को हम बदनाम भी नहीं कर सकते। एक बात तो यह है। दूसरी, जैसे हमने चर्चा की और इस पर आगे भी बात होगी कि याद रखने का क्या मतलब है और भूल जाने का क्या मतलब है, और किसी मुल्क को और किसी समाज को ये तय करना पड़ेगा कि उसे किन चीज़ों को आखिरी दम तक याद रखना चाहिए और इंसाफ की तलाश क्यों किसी एक बिंदु पर समाप्त नहीं होती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बीबीसी की यह फिल्म एक तरह से फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। और चूंकि हमारा जो बड़ा मीडिया है, वह बड़ा मीडिया हमें इसकी याद नहीं दिलाना चाहता और बल्कि हमें बिल्कुल ही भुला देना चाहता है कि ऐसी कोई चीज़ें हुई थी, इसलिए हम थोड़े हैरानी में पड़ जाते हैं कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है। लेकिन बीबीसी की फिल्म 2002 के बारे में नहीं है, बीबीसी की फिल्म आज के बारे में है। अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो 2020 में दिल्ली में जो फैज़ान मारा गया, और वो एक लंबा प्रसंग है जो ये फिल्म दिखलाती है और वो बहुत ही दर्दनाक प्रसंग है, उसको देख के आदमी शर्म से भर जाता है, जिसमें इस देश की पुलिस इस देश के नागरिक को असहाय अवस्था में पीट रही है और उससे जन गण मन गवा रही है, वंदे मातरम गवा रही है। इससे ज़्यादा बड़ा अपमान राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का नहीं हो सकता था, इस राष्ट्र का नहीं हो सकता था। और दिल्ली पुलिस जो खुद को एक प्रोफेशनल पुलिस कहती है, वह आज तक उन पुलिस वालों की खोज नहीं कर पाई है, उसकी जांच नहीं कर पाई है। तो ये फिल्म यह सवाल करती है, आप 20 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, 22 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, 2 साल पहले जो हुआ उसको भी भुलाने की बात की जा रही है। तो फिल्म आज के बारे में है, फिल्म हमारे बारे में है, हमारे समाज के बारे में है और हमें अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। और एक ईमानदार समाज साहस के साथ खुद को जांचने की कोशिश करता है। तो इन ख्यालों के साथ हम यहाँ अपनी बातचीत रोकते हैं और जैसा सिद्धार्थ पहले भी आपसे कहते रहे हैं कि अगर इस तरह की बातचीत जारी रह सके और वायर अपनी खबरें आपके सामने ला सके, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप न सिर्फ वायर को देखें बल्कि उसे आर्थिक सहयोग भी करते रहें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।